गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। विनय बोल रहा है कि सर ज्योग्राफी में वर्ल्ड पहले कर सकते हैं क्या? बेटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी ही चल रही है, पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट है, भौतिक भूगोल वाला पार्ट है, वो पहले चल रहा है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आगे के टॉपिक्स आएंगे ही नहीं समझ में, और ये बहुत जरूरी है करना। करना तो है ही, सारी करनी। तो चाहे पहले कोई दूसरी करो, चाहे कोई और करो, एक ही बात है ना। छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, करना तो सब कुछ है। चलो, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। और थोड़ा सा थोड़ा सा लो फील हो रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ी आंधी तूफान और थोड़ी ठंड बढ़ी है। मे बी थोड़ा शरीर टूटा है, मे बी फीवरिश हो जाए आगे शरीर। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा कम जोर से बोलूंगा। वैसे जैसे हर दिन बढ़िया एनर्जी में आते हैं ना, वो थोड़ी सी कम है आज। तो आप लोग थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट करना। सेशन तो अपना पूरा होगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बेटा, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। विनय, मैंने बता दिया बेटा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है जो फिजिकल ज्योग्राफी अभी चल रहा है हमारा। और पहले यही होगा तो ही आगे चीजें समझ में आएंगी। और करना हमें सब कुछ है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। तो चाहे पहले कोई और करो या दूसरा टॉपिक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो फ्लो अभी बना हुआ है, हम उसी फ्लो को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो, तो जो भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो एटीएम बैच में डायरेक्टली जुड़े हैं बिना अपनी थ्योरी कवर किए हुए, उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो बेटा फिर ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि एटीएम बैच में जुड़ने का फायदा तभी है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। कितने सारे क्वेश्चंस याद करोगे, कितना एक्सप्लेनेशन याद करोगे, पर अगर थ्योरी क्लियर होगी तो सवाल फिर कैसे भी बने, कैसी भी लैंग्वेज में आए, टफ आए, इजी आए, आराम से कर पाओगे। पर अगर थ्योरी क्लियर है तो बिल्कुल भी ये लेने की जरूरत नहीं है, मौज मौज में मत ले लेना, क्योंकि खामखा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होंगे। पर अगर क्लियर नहीं है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बाकी जो लोग भी एटीएम में जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है या साथ में पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज स्टार्टेड दी प्रसाद योजना इन 2017? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 2017 में प्रसाद योजना शुरू की? बताओ बेटा, 2017 में प्रसाद योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? प्रसाद से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये हो सकती है। बताओ, थोड़ा अगर लगाओगे दिमाग तो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्रसाद योजना इन 2017 नहीं यार, 17 कैसे हो गए? प्रसाद योजना 2014 में आई थी बच्चों, ठीक है। ये यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती हो रखी है, इट शुड बी 14, ठीक है। ये 14 होगा बेटा, 2017 नहीं, 2014 होगा ये। माफी चाहता हूं, 2014। तो ये कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है? ये प्रसाद योजना क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये जुड़ी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, पर्यटन मंत्रालय से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो प्रसाद योजना, ये तो हमें पता चल गया कि प्रसाद योजना लॉन्च 2014 में हुई, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया। पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च किया। चलो, कुछ जो इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो तो हमें पता चल गए, कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की। तो पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का जो पर्यटन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, उसने इसको लॉन्च किया, ने इसे लॉन्च किया। अब बात यह है कि सर ये है क्या? ये स्कीम, प्रसाद स्कीम है क्या? बेटा मुझे बताओ, तुम लोगों को आवाज सही से आ रही है? क्योंकि मैं इससे ज्यादा, क्योंकि मेरे पूरा शरीर जो है ना ऐसा हो रखा है कि बस कि फीवर आने वाला है, ठीक है। तो अगर, हाँ, अगर बहुत ज्यादा जोर से आवाज नहीं आ रही तो थोड़ा एडजस्ट करना बेटा। क्लियर है? हाँ, आकाश सर की क्लास नहीं हो पा रही, राहुल प्रजापति बेटा, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया है प्लेटफॉर्म, वो उन्होंने अपना कुछ शुरू कर लिया है, ठीक है। तो इसीलिए साहिल सर की क्लास चल रही है आप लोगों की यूट्यूब पर, रीजनिंग की, ठीक है। बाकी जल्द ही आपके लिए नए फैकल्टी आ जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। चलो बेटा, बिल्कुल। हाँ, तो प्रसाद योजना में बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं। इसका पहले तो फुल फॉर्म देखो भाई,
इसका फुल फॉर्म क्या है? कोई बता सकता है? देखो पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये जो वर्ड है ना, जैसे पी से पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, पी से पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन। मैं हिंदी में भी बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? पहले फुल फॉर्म में बता दूं आपको, फिर उसका हिंदी मतलब भी बताऊंगा। तो पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड, ए से एंड, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, ए से ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन, ठीक है? ध्यान से देखो, पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। डी से क्या है? ड्राइव। ड्राइव का मतलब प्रोग्राम या मिशन। तो अब तुम देखो इसका मतलब क्या है, पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। यानी इसका मतलब है, पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ स्थल, ठीक है? पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ स्थल, रिजुविनेशन मतलब कायाकल्प, कायाकल्प यानी किसी चीज को बिल्कुल बदल देना, या किसी चीज को वापस से पुनर्जीवित करना, यानी वापस से जीवित करना। तो पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन यानी तीर्थ स्थल, कायाकल्प और स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन आध्यात्मिक वृद्धि। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ऑगमेंटेशन मतलब वृद्धि, ड्राइव यानी कार्यक्रम। तो बेटा ये हिंदी इसका मतलब है। तो तीर्थ स्थल, कायाकल्प और आध्यात्मिक वृद्धि कार्यक्रम, ठीक है? तो ये प्रसाद योजना 2014 में पर्यटन मंत्रालय ने लॉन्च की। इसका पर्पस ये है, इसका उद्देश्य ये है प्यारे बच्चों, इसका उद्देश्य ये है, इसका एम ये है कि भारत में जो पिलग्रिमेजेस हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उनको और अच्छे से डेवलप करना और उनको और अच्छे से प्रमोट करना, उनको और लोगों के बीच में प्रसार प्रचार करना, ताकि लोग उन तीर्थ स्थलों पर आए, वहां पर जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी चले, लोगों को रोजगार मिले, वहां के लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक स्थिति वो सुधरे। क्योंकि देखो किसी भी जगह पर अगर आप कोई तीर्थ स्थल बनाते हो तो वहां पे आसपास कई सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है ना? जैसे मान लो कोई, अब तीर्थ स्थल पे बच्चे भी जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहां खिलौने की दुकान भी होगी, है ना? अगर तीर्थ स्थल पे आप जा रहे हो, आप चढ़ावा वगैरह चढ़ाओगे, आरती वगैरह करोगे, तो थाली, पूजा की थाली, अगरबत्ती, रुई, घी, दिया, दीपक, इन सब की दुकानें होती है, तो इकोनॉमी चलने लग जाती है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करना है, मतलब अगर वो सही नहीं है तो उनके कायाकल्प करने की जरूरत है, ठीक है? और अगर वो बस ठीक है तो उनको और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। तो भारत में तीर्थ स्थलों को, भारत में तीर्थ स्थलों को और ज्यादा विकसित करना, और ज्यादा विकसित करना, और ज्यादा विकसित करना, तथा, तथा, ठीक है, भारत में तीर्थ स्थलों को डेवलप करना, और भी ज्यादा डेवलप करना, और उनका प्रमोशन करना तथा प्रमोट करना, ठीक है? और प्रमोट करना, उनका प्रचार प्रसार करना, ये इस प्रसाद योजना का उद्देश्य है, ठीक है भाई? तो तीर्थ स्थलों को और ज्यादा डेवलप करो ताकि और ज्यादा लोग आए, और ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, और इसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से करो ताकि ज्यादातर लोगों की नजर में आए ये तीर्थ स्थल। तो ये भैया उद्देश्य है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको शुरू किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सो द एम ऑफ दिस प्रसाद स्कीम was or is to develop the pilgrimages or pilgrim sites and promote them, ठीक है? तो ये इसका उद्देश्य। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CII? CII का पूर्ण रूप क्या है? बताओ बेटा जल्दी से, CII का पूर्ण रूप क्या है? सभी लोग जल्दी से बताएंगे। सर YouTube वाली PDF 8 बजे नहीं मिल रही है। बेटा मैं सारी PDF सेशन के बाद ही भेज देता हूं, और साहिल सर और उनकी जो एक दो बंदे उनके साथ रहते हैं वही PDF शेयर करते हैं। 10 बजे वाली आज मैंने लेट भेजी है, वो मेरी गलती से हुई है, पर 8 बजे वाली टाइम पर पहुंच गई थी, ठीक है? वो मैं मानता हूं 10 बजे वाली लेट हुई होगी, पर 8 बजे वाली तो टाइम पर ही पहुंची है। तो जब उनको टाइम मिला होगा तो उन्होंने शेयर कर दी होगी, पर जनरली उसी दिन शेयर हो जाती है ना?
चलो सर इकोनॉमिक्स की पीडीएफ नहीं मिला, कौन सी पीडीएफ नहीं मिला है निभाई? निभाई क्लास का नंबर बताओ कौन सी पीडीएफ नहीं मिली, क्योंकि इकोनॉमिक्स की पीडीएफ मैं ही अपलोड कर रहा हूं, ठीक है। सर यूट्यूब वाली एनटीपीसी की 66 नंबर क्लास नहीं मिल रही, यूट्यूब वाली 66 नंबर, ठीक है ठीक है त्रिपर्णा, 66 नंबर क्लास, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ भाई लोग। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इसका फुल फॉर्म बता रहे थे, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो ये सीआईआई है क्या, मैं आपको बताता हूं, 1895 में स्टैब्लिश हुई, 1895 एडी में ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी ये जो परिसंघ है, ये जो ग्रुप है, ये जो संस्था है, ठीक है, ये स्थापित हुई 1895 में। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों, इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली, है ना, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अब तुम बोलोगे सर ये है क्या, मतलब क्या चीज है ये, क्या बवाल है, मैं आपको बताता हूँ ये बवाल क्या है। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है। अब तुम बोलोगे सर कैसी संस्था है, बेटा ये संस्था ऐसी है कि एक तो बहुत ज्यादा कोई पैसा वैसा कमाने के लिए नहीं बनी है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं कमाना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य क्या है मैं आपको भी बताता हूं। तो एक तो प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य नहीं है, इस लाइन से तो हमें ये पता चल जाता है कि गैर लाभ, ठीक है, गैर या फिर ये कहो कि लाभ प्राप्त ना करने वाली संस्था है, इसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही है इस चीज से, पर ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, लाभ कमाने के लिए नहीं है, पर ये क्या करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास यानी भारतीय जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, उसका डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ यानी उसकी वृद्धि, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि से रिलेटेड, यानी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड रिलेटेड जो पॉलिसीज बनती हैं, जो नीतियां बनती हैं, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि से रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में बात करती है ये संस्था, ठीक है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसको और विकसित करना है, कैसे उसकी और वृद्धि करनी है, उसके बारे में ये संस्था बताती है, ठीक है। तो बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे विकसित किया जाए, किसको इसको और कैसे डेवलप किया जाए, इसकी ग्रोथ और कैसे की जा सकती है, तो जब भी ऐसी कोई पॉलिसीज बनती है सरकार के द्वारा, जब भी ऐसी कोई पॉलिसीज नीतियां बनाई जाती हैं, तो उन नीतियों के बारे में चर्चा करती है ये संस्था। दूसरी चीज, ये केंद्र और यानी सेंट्रल, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ कोलैबोरेट करती है। अब तुम बोलोगे सर कोलैबोरेट करती है मतलब एक तरीके से मिलकर काम करना, ठीक है, मिलकर काम करना, ठीक है, जैसे जैसे मैं और साहिल सर हैं, ठीक है, हमारी पूरी टीम होती है, हुआ करती है, तो टीम जो है मिलके काम करती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई जो है एक इंसान काम किए जा रहा है, दूसरा इंसान बैठे रहे, तो सारी टीम को काम करना पड़ता है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के साथ, अब ये ऑर्गेनाइजेशन अकेले काम नहीं करती है, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ कोलैबोरेट कोलैबोरेट करती है, ताकि देश में
जो बिजनेसेस हैं, ताकि देश में बिजनेसेस जो हैं, बिजनेसेस की ग्रोथ हो सके, बिजनेसेस बढ़ सके, ठीक है, नए बिजनेसेस खुल सके। भाई अगर भारत में नए बिजनेस खुलेंगे, नए 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 काम धंधे चालू होंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो अल्टीमेटली भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होगा और उसमें वृद्धि होगी। सही बात है भाई? बिल्कुल। नेटवर्क प्रॉब्लम क्या हो गया? अपने वाले में तो नहीं है? बफरिंग हो रही है? क्या बात कर रहे हो यार? ओहो। अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? बताओ। अभी ठीक है? हाँ, ऑल ओके ना? बेसिकली अभी बाहर आंधी तूफान चल रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कुछ हुआ हो, पर मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे अभी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। और निबाई निबाई जो है, निबाई जो बोल रहा है कि एक बात बताओ, तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स की पहली पीडीएफ की दिक्कत आ रही है क्या? फर्स्ट पीडीएफ की मैंने अपलोड की है, उसमें दिक्कत आ रही है क्या? बताओ। इकोनॉमिक्स की पहली पीडीएफ सबके पास अवेलेबल है? फर्स्ट क्लास की पीडीएफ, पीडीएफ 1 सबके पास अवेलेबल है? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बताएं भाई। सर इंग्लिश में भी थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, उड़िया में ट्रांसलेशन करके लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल अमीशा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। निभाए, निभाए अपना बैच बता दे, निभाए अपना बैच बता दे, एक बार बैच बता दे कौन सा है। मैं उसको सारे बैचेस में एनेबल कर दूंगा, अगर वो डिसेबल हो रखी होगी तो। ठीक है, मैंने सीख लिया है साहिल सर से, तो मैं उसको खुद ही एनेबल कर दूंगा, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, मिल जाएगा मिल जाएगा। सर बफरिंग हो रहा है, आरआरबी, ठीक है नहीं भाई, ठीक है, अभी मिल जाएगा क्लास के बाद ही। नहीं बेटा, आप बफरिंग नहीं है, अब सब सही है, अब सब सही है, अब सब सही है। चलो, तो बेसिकली अमीशा तुम ध्यान से देखना, जो भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स है वो देखो मैंने क्या बोला। सो बेसिकली दिस कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री was established in 1895 and its headquarter is in New Delhi. ठीक है, and it is an organization which is non profitable, ठीक है, which is non profitable, and this organization advocates or talks about the policies which are related to the Indian economy's development and growth. First point. Whereas the second point is that this organization collaborates with different governments like central government as well as state governments to uh, open the new businesses in India. ठीक है, तो कई नए सारे जो काम धंधे हैं उनको खोलने के लिए कोलैबोरेट करती है इंडियन गवर्नमेंट और अपने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। तो मैंने आपको यही बताया कि भाई ये बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो सरकारी तो नहीं है, ना ये प्रॉफिटेबल है, बस ये क्या करती है, भारत देश में नए बिजनेसेस ओपन हो, उनके लिए सही एनवायरनमेंट हो, अनुकूल माहौल हो, सही माहौल हो, और दूसरा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे, वो डेवलप हो, ये इसका काम है। मुझे बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? एटीएम पीडीएफ 1 नहीं है सर इकोनॉमिक्स, ठीक है नंदा, आज मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी, आज मिल जाएगी। चलो ठीक है, बिल्कुल। अरे अब कहाँ इंटरनेट की दिक्कत हो रही है यार, अब तो सब सही चल रहा है। तुम लोग अपने अपने उसको रिफ्रेश कर लिया करो, इधर सब ठीक चल रहा है, ठीक है।
चलो, अरे नहीं नहीं राजू बाबू, हम नहीं जाएंगे। चलो, अब देखो ध्यान से, इतना समझ में आ गया ना, अपना काम इतना हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखना, केंद्र और राज्य सरकारों के साथ, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके ये जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, ये इंडिया में बिजनेसेस की ग्रोथ को देखती है, ठीक है। चलो, उसके बाद देखो नेक्स्ट, which central ministry has launched India's first digital online oncology tutorial series? किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की है? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। Which central ministry has launched India's first digital online oncology tutorial series? पहले तो मैं आपको बताता हूं किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल, ये साला ऑन्कोलॉजी क्या है, ये क्या टर्म है, ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरीज, ये ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी बेटा सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ऑन्कोलॉजी मेडिसिन के फील्ड में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में एक ऐसी ब्रांच है, मेडिसिन के फील्ड में, मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसी ब्रांच है जिसमें 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 कैंसर के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कैंसर के जो वेरियस फॉर्म्स हैं, कैंसर के, कर्क रोग के जो कई सारे रूप हैं, उनको डॉक्टर्स पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं अर्ली स्टेज पर ही, ठीक है, अर्ली स्टेज पर ही कैंसर को डिटेक्ट कर लिया जाता है, कैंसर के बारे में पता कर लिया जाता है, ताकि उसका सही टाइम पर ट्रीटमेंट हो सके। देखो कैंसर से लोग मरते इसलिए हैं, कैंसर से लोग मरते इसलिए हैं क्योंकि उसको अर्ली स्टेज पर पकड़ा नहीं जाता है। अगर कैंसर को अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट कर लिया जाए ना, तो कैंसर पेशेंट जो है बच जाता है, ठीक है, चांसेस होते हैं, बचने के चांसेस होते हैं अगर अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो। हमें वो पता चलता है जब वो सेकंड स्टेज में पहुंच गया है, तब फिर चीजें बिगड़ने लगती है। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आया सबको? बिल्कुल। अमित अमित पात्रा बेटा, जब तक रीजनिंग के नई फैकल्टी नहीं आ जाते हैं, तब तक साहिल सर ही रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं, पर वो टेम्परेरी बेसिस पे पढ़ा रहे हैं। नया फैकल्टी बहुत बढ़िया कोई आएंगे और वो फिर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तब तक साहिल सर मैनेज कर रहे हैं। चलो बेटा, बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, तो मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कैंसर के वेरियस फॉर्म्स को, कैंसर के डिफरेंट फॉर्म्स को, अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं ना बेटा, है ना, सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है, उसके बाद अपना क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर होता है, या फिर जैसा भी हिना खान करके वो एक टीवी की एक्ट्रेस है, उनको ब्रेस्ट कैंसर है ना, ब्रेस्ट कैंसर है। तो अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं, पैर में कोई कैंसर हो गया, कहीं और कैंसर हो गया, कहीं इंफेक्शन फैल गया, तो कैंसर के डिफरेंट फॉर्म्स को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना, कैंसर के डिफरेंट फॉर्म्स को अर्ली अर्ली स्टेट में, ठीक है, अर्ली स्टेट में डिटेक्ट करना, यानी बहुत ही जल्दी अवस्था में पता कर लेना चाहिए, डिटेक्ट करना। तो डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए, वैसे मैं आपको बताता हूं, अभी देखो, तो जिसमें कैंसर के डिफरेंट फॉर्म्स को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करना और उसका सही ट्रीटमेंट करना, डिटेक्ट करना और उसका सही ट्रीटमेंट करना। तो मैं आपको बता रहा था कि ऑन्कोलॉजी क्या है ना, ऑन्कोलॉजी क्या है? ऑन्कोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच different forms of cancer are detected at early stage, and those cancers or those forms of cancer are treated properly, ठीक है भाई। तो बेसिकली
जो कैंसर होते हैं अलग अलग तरह के, उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया जाए, पता लगा लिया जाए यार अच्छा कैंसर है, और उसके बाद उसका सही ट्रीटमेंट सही टाइम पे चालू हो जाए तो पेशेंट बच जाएगा। तो ये जो ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरीज है, इसमें डॉक्टर्स को एजुकेट किया जाएगा, डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए ये सीरीज, ये जो डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरीज है, किस लिए शुरू की गई है? डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए कि भैया कैंसर के डिफरेंट फॉर्म्स को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करना है और उनका सही इलाज करना है। तो मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? ये जो भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला है, सीरीज है, ये किस लिए लॉन्च हुई है? किस लिए लॉन्च हुई है? डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए, ताकि वो कैंसर को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें और उसका सही ट्रीटमेंट दे दें तो पेशेंट बच जाएगा। पर ये किस मिनिस्ट्री ने किया है? ये किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ये बताओ मेरे को। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया बेटा? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल, मैं बताता हूं। वैसे जैसे इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जनवरी 2018 में इसको लॉन्च किया। ठीक है बेटा, जनवरी 2018 में लॉन्च। बाकी क्या काम है इसका आपको समझ में आ गया? डॉक्टर्स को एजुकेट करना कि यार सही टाइम पर सही स्टेज पर कैंसर को डिटेक्ट कर लो और उसका सही ट्रीटमेंट कर दो, कम से कम बंदा बच जाएगा। ठीक है बेटा? अरे यार ये बफरिंग का क्या सीन है भाई? नहीं यार इधर तो नहीं हो रही, तुम लोग रिफ्रेश करो यार, इधर सब ठीक है भाई, इधर सब ठीक है। हाँ कोई बफरिंग नहीं हो रही है। एक बार अपने उसको रिफ्रेश कर लिया करो और उसके बाद भी बफरिंग होती तो मुझे बताया करो। ठीक है, पूरा फ्लो खराब हो जाता है। चलो देखो नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ मिशन 41K? किस मंत्रालय ने मिशन 41K कार्यक्रम शुरू किया है? बताओ बेटा, किस मंत्रालय ने मिशन 41K शुरू किया है? 41K, के का मतलब होता है हजार, 41,000, 41K मीन्स 41,000, 41,000। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया, क्लियर है तो ठीक है। बिल्कुल मधु बेटा, एक बार ना रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो, सही हो जाएगा वो। अरे पढ़ाई करो बेटा, हरीश सर चले गए कोई बात नहीं, आकाश सर चले गए कोई बात नहीं, किसी के जाने से कोई चीजें नहीं रुकने वाली, चिंता मत करो, हर किसी का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, मैं यहीं पर हूं, साहिल सर यहीं पर है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई किसी ने ठेका थोड़ी ले रखा है कि कोई वहीं पे टिका रहेगा जिंदगी भर बुढ़ापे तक। सबको अपना अपना देखना है, सब जाएंगे आएंगे, आपको अपनी पढ़ाई करके सिलेक्शन लेके आप भी निकलो, आपको थोड़ी यहाँ जिंदगी भर रहना है यार, है ना? चलो देखो इधर पे, आपको क्या जिंदगी भर पढ़ना है क्या हमसे? ऐसा थोड़ी है। आप साल भर के लिए हो, 2 साल के लिए हो ज्यादा से ज्यादा, फिर अपनी नौकरी लगेगी, अपना काम करो, है ना? हरीश सर क्या कर रहे हैं, आकाश सर क्या कर रहे हैं, भवानी सर क्या कर रहे हैं, साहिल सर क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो, खत्म बात। चलो देखो इधर पे, विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ मिशन 41K? तो मैं आप सबको बता दूं, रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मंत्रालय ने 41K, मिशन 41K कार्यक्रम शुरू किया है, मिशन 41K कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये है क्या, ये कार्यक्रम है क्या, किसी को आइडिया है? बताओ, किसी को आइडिया है तो बताओ सभी लोग, क्या है ये मिशन 41K? रेल मंत्रालय ने शुरू तो किया है, पर है क्या? मैं बताता हूं देखो, 2017 में शुरू हुआ है ये, ठीक है, 2017 में शुरू हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम खुद बताओ यार, अब तुम लोग रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ज्यादातर लोग आप लोग रेलवे की तैयारी करने वाले ही हो। मुझे एक बात बताओ यार, कि जब ट्रेन चल रही हैं, हजारों ट्रेन चल रही हैं, तो बिजली का कंजम्पशन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है कि नहीं ज्यादा? बताओ। रेल मंत्रालय रेल मंत्रालय ने ये जो 41 के मिशन चालू किया है, इसका मैं पर्पस बता रहा हूं आपको, उद्देश्य क्या है, क्यों किया है। भाई ट्रेन चलेंगी तो भैया इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, है ना?
स्टेशंस हैं ट्रेन्स के लिए, स्टेशंस है रुकने के लिए, वहां इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल तो रेलवे विभाग में, रेलवे डिपार्टमेंट में है ही। ठीक है, अब ध्यान सुना मेरी बात, बिल्कुल। तो बात यह है कि 41,000 करोड़ रुपए की बिजली बचानी है। भाई रेल मंत्रालय ने डिसाइड किया है कि हम 41,000 करोड़, समझ रहे हो मेरी बात, 41,000 रुपए नहीं, 41,000 रुपीज नहीं, 41,000 करोड़ रुपीज की बिजली हम बचाएंगे अगले 10 साल में। हम रेलवे में बिजली का कंजम्पशन थोड़ा कम करेंगे, यानी जहां पे अगर कोई बर्बादी हो रही है बिजली की तो हम उसे रोकेंगे। तो बिजली की बर्बादी को रोककर हम 41,000 करोड़ रुपए अगले 10 साल में बचाएंगे। 41,000 करोड़ रुपए 10 साल में, अगले 10 साल में। तो 2017 में शुरू हुआ ये, तो 2017 मतलब 2027 या 26 तक, है ना। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 2027 तक, 2017 से 2027 तक यानी 10 सालों में हम 41,000 करोड़ रुपए जो हमारे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं वो हम बचाएंगे बिजली का सही इस्तेमाल करके। क्लियर बेटा? एग्जैक्टली। चलो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना। तो रेल मंत्रालय ने रेलवे द्वारा इस्तेमाल की जा रही बिजली में रेलवे द्वारा यूज की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा कंजप्शन को रोकने के लिए, ज्यादा कंजम्पशन यानी ज्यादा यूज को, ठीक है। तो रेलवे द्वारा यूज की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, रेलवे द्वारा यूज की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी में जो ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, मैं ज्यादा कंजम्पशन को रोकने के लिए, ठीक है, यूज की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा कंजम्पशन को रोकने के लिए यह स्कीम लाई गई है। तो ज्यादा कंजम्पशन ना हो बिजली का, ठीक है, ज्यादा कंजम्पशन ना हो, यानी फालतू जगह में बिजली बर्बाद ना हो। तो इसके लिए टारगेट यह है कि अगले 10 साल में, नेक्स्ट 10 इयर्स में, है ना, नेक्स्ट 10 इयर्स में, अगले 10 साल में 41,000 करोड़ की बिजली बचानी है। 41,000 हजार का मतलब के, 41 के मतलब 41,000, 41,000 करोड़ की बिजली बचानी है। तो अगले 10 साल में 41,000 करोड़ की बिजली बचानी है, ये टारगेट है। तो ये रेलवे ने शुरू किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, सभी लोग, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से जवाब दो। सभी लोग बताएंगे सरकार लूट रहा है और ये भी बचत करने वाला है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? हाँ क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, विच सेंट्रल मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड अ कंट्री वाइज नहीं, कंट्री वाइड होगा, कंट्री वाइड या नेशन वाइड, यानी पूरे देश भर में, कंट्री वाइड। देखो भाई, विच सेंट्रल मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड अ कंट्री वाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत। किस केंद्रीय मंत्रालय ने पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए देशवार प्रशिक्षण, देशवार नहीं, देश भर में, देश भर में, ठीक है, देश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए देश भर में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? मुझे एक बात बताओ, पंचायती राज व्यवस्था में
महिलाओं को आरक्षण तो मिला हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है पंचायती राज व्यवस्था में। यानी जब पंचायतों के चुनाव होते हैं, चाहे गांव के लेवल पे हो, चाहे ब्लॉक यानी तहसील के लेवल पे हो, या फिर जिला के लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हो, तो तीनों ही लेवल पर महिलाओं के लिए सीट्स दी गई हैं। विमेन के लिए सीट्स रिजर्व की गई, यानी महिलाओं को तो जाना ही जाना है, विमेन को तो जाना ही जाना है उन सीट्स पर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पंचायतों के चुनाव में जो विमेन पार्टिसिपेट करती हैं या इलेक्ट होती हैं, चुन के आती हैं, क्या वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी होती हैं? सभी लोग बताएंगे। गांव में जो पंचायतों के चुनाव लड़ती हैं जो महिलाएं, क्या वो हाईली एजुकेटेड होती हैं? जनरली जनरली कैसा होता है मुझे बताओ, हाईली एजुकेटेड होती हैं क्या? जल्दी बताओ। बिल्कुल हाईली एजुकेटेड नहीं होती, वो गांव की ही महिला है। ठीक है, गांव की ही महिला है, गांव की ही विमेन है, जो हाईली एजुकेटेड नहीं है। पर हाँ, और वो अपने मन से भी चुनाव नहीं लड़ रही है। ज्यादातर जगहों पे क्या होता है, विमेन की सीट आती है, विमेन की सीट आती है कि इस बार जो सरपंच की जो सीट है वो विमेन की होगी। तो सब लोग, जो भी आदमी लोग होते हैं जिनको खुद को सरपंच बनना था, खुद तो बन नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं, अपनी अपनी जो वाइफ्स हैं या फिर अपने घर में कोई महिला है तो उसको चुनाव में खड़ा करवा देते हैं। और अगर जो जीत गया, तो महिला तो घर में ही रहती है, भले ही वो सरपंच बन गई है, प्रधान बन गई है वो, पर भले ही वो सरपंच बनी है, प्रधान बनी है, पर वो घर में अपने चूल्हा चौका ही कर रही है। प्रधान कौन कहला रहा है? आदमी। जैसे वो तुम लोगों ने पंचायत सीरीज में देखा, वो मंजू शर्मा जो हैं, वो घर के कामकाज कर रही होती हैं और प्रधान जी उनके हस्बैंड बने हुए होते हैं। है ना भाई? क्लियर है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पंचायत सीरीज में देखा है आप लोगों ने ना, प्रधान जी जो है, प्रधान जी ही बने रहते हैं, प्रधान जी, जबकि प्रधान जी नहीं है, प्रधान तो उनकी वाइफ है मंजू शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिला सिर्फ नाम मात्र की है, नॉमिनल मान लो उसे बस, कि उससे जब कोई साइन वाइन करवाना होगा तब उसे याद किया जाएगा, बाकी उसका हस्बैंड अपने आप को प्रधान समझ के बैठा हुआ होता है। तो यहां पर यही किया जा रहा है। यहां पर क्या किया जा रहा है? यहां पर बोला जा रहा है कि यार ये जो महिला प्रतिनिधि चुन के आती हैं पंचायतों में, यार ये पढ़ी लिखी नहीं होती। जब ये पढ़ी लिखी नहीं होती, तो ये फिर गवर्नेंस भी अच्छे से नहीं कर पाती। भाई गांव को संभालना है ना इन महिलाओं को, इनका फायदा कौन उठाते हैं? इनके हस्बैंड उठाते हैं। ये तो पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं, तो हस्बैंड बोलते हैं कि चलो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम अपना चूल्हा चौका देखो, सरपंच तुम हो, कोई कागज पे साइन लेना होगा तो इतना सीख लो कि साइन कैसे करना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। समझ में आ रही है बात? तो सरकार ने डिसाइड किया कि यार ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा यार। जो महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सरपंच या पंचायत के जो भी चुनाव जीत के आ रही है, उनको उनको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, उनके अंदर कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, उनको ये सिखाना पड़ेगा, ये स्किल सिखानी पड़ेगी कि कैसे वो अपने पंचायत में काम करें, कैसे वो अपने पंचायत के लोगों का भला करें, क्या उनकी ड्यूटीज है, कैसे उनको वो पूरी करनी है। समझ में आया बेटा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ होता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, तभी तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। है ना, होता है, सब जगह होता है ऐसा, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो प्रोग्राम है कि भाई नेशन वाइड प्रोग्राम होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, और सभी जो चुनी हुई महिला जो प्रतिनिधि हैं, उन सब का देश भर में ट्रेनिंग होगा कि भाई कैसे आपको अपने गांव के ऊपर शासन करना है, अपने गांव के मुद्दों को कैसे सुलझाना है, ये सब आपको बताया जाएगा। तो याद रखना, ये जो पॉलिसी आई है, ये जो स्कीम आई है, ठीक है, कंट्री वाइड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 2017 में लॉन्च हुआ। 2017 में ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ। 2017 में यह कार्यक्रम, यह प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 2017 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। ठीक है, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। और इसमें याद रखना, इसको किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है? इसको मिनिस्ट्री ने जिसने शुरू किया वो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरुआत की है। ये स्टेप, ये इनिशिएटिव, ये कदम किसने उठाया, ये पहल किसने की है? ठीक है, ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये जो कदम जिसने उठाया है, जिस मिनिस्ट्री ने, उस मिनिस्ट्री का नाम है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इनिशिएटिव यानी जो एक तरीके से शुरुआत की है, वो शुरुआत की है इस मंत्रालय ने। ठीक है, तो इनिशिएटिव यानी शुरुआत,
इस मंत्रालय ने की, पर किसके साथ मिलकर? एक दूसरे मंत्रालय के साथ मिलकर, एक दूसरी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। तो याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस प्लस पंचायती राज मंत्रालय, प्लस पंचायती राज मंत्रालय। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, दो मिनिस्ट्रीज, पंचायती राज मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये दोनों मिनिस्ट्रीज मिलकर, ये दोनों मिनिस्ट्रीज मिलकर, ठीक है, इन्होंने इन्होंने ये दोनों मिनिस्ट्रीज ने मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया कि भाई जितने भी पंचायती राज सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं महिलाएं, उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी देश भर में, ठीक है, ट्रेनिंग दी जाएगी सभी को। तो भाई ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को, है ना, यानी चुनी हुई या निर्वाचित, चुनी हुई यानी निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को, महिला प्रतिनिधियों को, ठीक है बेटा, चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग दी जाएगी इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्लियर बेटा। और ये जो ट्रेनिंग होगी ये होगी, ये स्किल सिखाने की, ये कौशल सिखाना, इनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि ये कौशल सिखाया जाएगा, ठीक है, स्किल डेवलप की जाएगी उनके अंदर, स्किल डेवलप की जाएगी उनके अंदर, ये कौशल विकास किया जाएगा, की जाएगी कि वे गांव में किस तरह से प्रशासन को संभालें, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालें, कि गांव में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है, ताकि उन्हें किसी और के थ्रू काम ना करवाना पड़े, अपने हस्बैंड वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ठीक है। तो डेवलप की जाएगी कि वह गांव में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभालें। तो इनको मतलब एक तरीके से पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि भैया सरपंच बनने के बाद, ठीक है, आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम करना है जनता के लिए। सिर्फ महिलाओं का काम ये नहीं कि पतियों ने खड़ा कर दिया कि जाओ चुनाव लड़ लो, चुनाव लड़ लिया, फिर वापस से चूल्हा चौका कर रहे हो। भाई आप सरपंच हो, आप महिला हो, आप सरपंच हो, आपकी ड्यूटी बनती है कि गांव में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर कोई किसी को तकलीफ है तो उस तकलीफ को आपको जाके दूर करना है, जिस भी तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो ये दो मिनिस्ट्रीज ने किया है, पर जो मिनिस्ट्री ने स्टेप लिया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल एवं विकास मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने साथ में मिलकर ये लॉन्च किया है। पर एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज याद रखना कि ये जो स्कीम है, ये रांची में लॉन्च हुई है। 2017 में ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ, कहां पर? रांची में लॉन्च हुआ, झारखंड की राजधानी रांची में लॉन्च हुआ, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची में लॉन्च हुआ। चलो नेक्स्ट, which one of the following online portal launched in 2016 for addressal of grievances of railway employees and retired persons? रेलवे कर्मचारियों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों की शिकायतों के समाधान के लिए 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया था? देखो यार, मुझे एक बात बताओ, कल को आप भी सरकारी नौकरी करोगे, है ना, कल को आप जब सरकारी नौकरी करोगे तो हो सकता है कि सरकारी नौकरी करते वक्त आपके सामने कुछ समस्याएं आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए। मान लो आपको अपने डिपार्टमेंट में ही किसी इंसान से प्रॉब्लम है, कि कोई डिपार्टमेंट में कोई इंसान है जो आपसे शायद सीनियर है, पर वो आपको तंग करने के लिए आपसे जबरदस्ती उल्टे सीधे काम करवाता है। जैसे मान लो आपका कोई सीनियर है, ठीक है, वो आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, ऐसा मेरे ऑर्डर आपको मानने पड़ेंगे, ऐसा करो मेरे लिए पानी लेके आओ। अरे यार ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ये थोड़ा मेरा टेबल साफ कर दो। मतलब जूनियर का काम कुछ और है, उससे करवाया कुछ और जा रहा है, मतलब उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है एक तरीके से। तो आपको फिर क्या करना होगा? आपको कंप्लेंट करनी होगी कि भाई मेरा एक सीनियर है और वो मुझे परेशान कर रहा है, मैं ये झाड़ू पोछा करने के लिए थोड़ी हूं यहाँ पर, मैं जो है, मैं यहाँ पर मान लो क्लर्क बन के आया हूँ रेलवे में, तो मैं ये झाड़ू पोछा थोड़ी करूंगा कि मेरा ये 2 रैंक सीनियर है तो मैं इसका टेबल साफ करूं, मैं इसको पानी पिलाऊं। इसके क्या हाथ पैर टूट गए क्या? ये खुद नहीं कर सकता है क्या? तो ये जो आप, अगर आपको कंप्लेन करनी है तो रेल मंत्रालय ने क्या किया है, एक ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया, निवारण पोर्टल, कि जो भी सर्विंग लोग हैं रेलवे में,
जो भी ऐसे कर्मचारी जो अभी सर्व कर रहे हैं या फिर कोई ऐसे कर्मचारी जो सर्व कर चुके हैं ऑलरेडी, उन सभी के लिए निवारण पोर्टल खोला गया है कि भैया आपको कोई भी शिकायत हो, किसी भी तरह की शिकायत हो, आप वो शिकायत ऑनलाइन डाल दो निवारण पोर्टल पे। आपकी आपकी जो भी शिकायत है, आपकी जो भी समस्या है, उसका हल निकाल दिया जाएगा। निवारण का मतलब ही क्या होता है? हल निकालना। क्लियर है? बिल्कुल। प्रॉब्लम कैसे आती होती है सर? ताने अभी बताया ना बेटा कि कई बार जो सीनियर्स हैं वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि देखो हम तुम्हारे सीनियर हैं और हमारे पास ये राइट है, हम देखो कितना पावरफुल है। तो कुछ टुच्चे लोग इस तरह के होते हैं जो अपने जूनियर्स को परेशान करने की कोशिश करते हैं, अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में रेलवे विभाग ने ये निवारण पोर्टल लॉन्च किया कि भैया अगर तुम अभी सर्विंग हो और दिक्कत आ रही है तुम्हें काम करने में, या तुम रिटायर्ड हो तब भी तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही है, तो तुम यहाँ पर शिकायत कर सकते हो। अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हो तो निवारण पोर्टल में आपकी शिकायत को यहाँ पर सुन लिया जाएगा। ठीक है बेटा? अंशिका बेटा, मैं तो ये कहूंगा कि फाउंडेशन पढ़ने के साथ साथ आप यूट्यूब पर भी पढ़ो, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस चल रही है। थ्योरी पढ़ लो, यहां से प्रैक्टिस कर लो वहां पे, हालांकि प्रैक्टिस यहां पर भी होगी। पर देखो बेटा, यह है कि पढ़ाई से कोई भी, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, कोई भी बचो मत यार कि यार चलो इतना पढ़ लेते हैं, चलो उतना पढ़ लेते हैं। ये सोचो कि कितना पढ़ जाए हम, कि कहीं से भी सवाल आ जाए तो अटेम्प्ट कर ले। अगर आप ये सोचोगे ना, अरे यार ये थोड़ा टफ सा है, इसको छोड़ देते हैं, अरे यार इसको छोड़ो, इसको नहीं पढ़ना, तो बेटा फिर तो जो है ना, फिर पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, फिर तैयारी तैयारी नहीं है। ऐसे पढ़ के जाओ कि यार कहीं से भी सवाल आ जाए, साला ऐसी की तैसी कर दूंगा। हो सकता है 2-4 सवाल, 8-10 सवाल ना बने, पर इतने तो बने कि कट ऑफ से बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में रहो आप, और बिना चिंता के दूसरा पार्ट जो आएगा, दूसरा सेक्शन आएगा, CBT 2 आएगा, उसकी तैयारी चालू कर दो। मतलब इतना स्कोर तो लाना पड़ेगा, इतना स्कोर तो लाना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। तो अंशिका बाबू, जैसे मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन तो पढ़ ही रहे हो आप, उसके अलावा जितना मैं आपको यूट्यूब वगैरह पे भी करवा रहा हूं, उसको भी अटेम्प्ट करो बेटा। ठीक है? चलो। हाँ, तो यहां पर निवारण पोर्टल सबको समझ में आ गया, निवारण पोर्टल क्यों है? क्लियर है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 2016 में किया ना निवारण पोर्टल, तो इसमें आप शिकायत तो दर्ज करवा ही सकते हो, है ना? कंप्लेंट तो कर ही सकते हो। शिकायत दर्ज करवाना, प्लस उस शिकायत पर एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको ट्रैक भी कर सकते हो आप। कितनी अच्छी बात है कि भाई ऐसा नहीं कि आपने शिकायत दर्ज करवा दी और पता ही नहीं चल रहा, 2 महीने हो गए कि शिकायत का हुआ क्या। आप देख सकते हो कि उस शिकायत का क्या चल रहा है, उस शिकायत पे कोई एक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। तो शिकायत दर्ज करवाना इस पोर्टल पर, और उस शिकायत को ट्रैक करना कि उस शिकायत को लेकर कोई एक्शन लिया जा रहा है या नहीं, और उस शिकायत को ट्रैक करना, ये दोनों ही आपको राइट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है? आप कंप्लेन करोगे, आपके पास ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी कि भाई देखो आप ट्रैक कर सकते हो आपकी शिकायत का क्या हो रहा है। तो शिकायत दर्ज करवाना प्लस उस शिकायत को ट्रैक करना, ये निवारण की इस प्लेटफॉर्म पर है, 2016 में लॉन्च हुई है। और ये किसके लिए है? जो रेलवे कर्मचारी अभी सर्व कर रहे हैं और जो दूसरे सेवानिवृत्त हो गए, उन सब की शिकायतों का समाधान निवारण पोर्टल पर, अगर आप रेलवे विभाग से हो तो। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हृदय स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हृदय योजना का पूर्ण रूप क्या है? बताओ बेटा। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई हृदय योजना का पूर्ण रूप क्या है? सभी लोग जल्दी से बताओ। बिल्कुल, करंट अफेयर्स की क्लास मनोज बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने शायद वो सेशंस देखे नहीं है। मैंने 15 तारीख को ही एक अनाउंसमेंट किया था दैट वी विल स्टार्ट आवर करंट अफेयर्स फ्रॉम 20th फेब। तो कल 20th फेब है, 20 फरवरी है, कल से रात को 10 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चालू हो रही है। ठीक है बेटा? चलो इसका जवाब दो, इसका जवाब होगा ए। आंसर है ए, आंसर है ए। तो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। देखो, HRI का मतलब है हेरिटेज सिटी। ठीक है? हेरिटेज सिटी, HRI का मतलब। D से डेवलपमेंट, A से ऑगमेंटेशन और Y से योजना। तो नेशनल हेरिटेज सिटी
डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है, पहले तो मुझे एक बात बता दो, हृदय स्कीम आई कब और इसका एम क्या है? बस इतना ही बता दो, हृदय स्कीम आई कब और इसका एम क्या है? सभी लोग बता दो, बस बताओ बताओ, सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो 2015 में आई है, 2015 में आई है बच्चों, 2015 में लॉन्च हुई, 2015 में लॉन्च हुई। और इसका पर्पस क्या था, इसका एम क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, मैं आपको बताता हूं। देखो, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना, यानी कि ऐसी सिटीज जिसमें वाकई हेरिटेज है, यानी विरासत है। अब जैसे मैं जयपुर में रहता हूं, तो जयपुर में तो तगड़ी विरासत है भाई, जयपुर में तो हेरिटेज ही हेरिटेज है। अगर आप जयपुर में ओल्ड सिटी में जाते हो, बिल्कुल जो पुराना जयपुर हुआ करता था, जो सवाई जयसिंह सेकंड ने 1727 में बसाया था, 1727 में जो जयपुर बसाया था, वो जयपुर के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो पूरा हेरिटेज सिटी है ना, यूनेस्को ने भी तो उसको मार्क किया हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे। तो जयपुर जो है, जो ओल्ड सिटी है, जहां पर राजा का पूरा महल वगैरह है, ठीक है, तो वो पूरी हेरिटेज सिटी है, वो पूरी विरासत विरासत है वहां पर। तो बेटा, सिटीज में विरासत को, राष्ट्रीय विरासत को संभाल के रखना और उसका विकास करना इस योजना का उद्देश्य है। तो याद रखो, शहरों की विरासत को, है ना, सिटीज की हेरिटेज को, शहरों की विरासत को, अब जिन जिन शहरों में विरासत है, हेरिटेज है ना, कल्चरल साइट्स हैं, तो शहरों की विरासत को संरक्षित करना, को प्रोटेक्ट करना या प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, और आगे की जो जनरेशन है उनके लिए प्रिजर्व करना। तो शहरों की विरासत को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, यानी संरक्षित करना आगे की जनरेशन के लिए। भाई आने वाली पीढ़ियों को भी तो पता चले ना कि उनका इतिहास क्या है या उनके पूर्वजों का इतिहास क्या है। तो भैया शहरों की विरासत को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, है ना, यानी संरक्षित करना, और उस शहर का विकास करना। अब जिस शहर में हेरिटेज है, हेरिटेज सिटी है वो, तो यार डेवलपमेंट तो बनता है, क्योंकि कल को टूरिज्म बढ़ेगा, और अगर आपका शहर गंदा रहेगा तो कौन टूरिस्ट आएगा फिर वहां पर। ठीक है, तो शहरों की विरासत को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, और उस शहर में, उस शहर में विकास का काम करना, उस शहर में डेवलपमेंट करना, उस शहर में डेवलपमेंट करना। अब तुम बोलोगे सर डेवलपमेंट करना मतलब क्या डेवलपमेंट? तो बेटा डेवलपमेंट करना मतलब, विकास करना मतलब सड़कें बना दो अच्छी, है ना, रोड्स इंप्रूव कर दो, है ना, सही बात है भाई, सड़कें बना दो अच्छी, ड्रेनेज सिस्टम, जो जो जल निकास व्यवस्था है, जैसे वो नाली वगैरह है, वो गंदगी ना मचे, तो जल जल निकास व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर, उसके बाद जो है रोड्स हो गया, जल निकास व्यवस्था हो गया। उसके अलावा और क्या हो सकता है? रोड्स, जल निकास व्यवस्था, उसके अलावा सैनिटेशन, साफ सफाई, है ना, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए हेरिटेज सिटी में। तभी तो लोग आएंगे, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे कि यार देखो कितना साफ सफाई है यहाँ पर, कितनी साफ सफाई। अब जैसे हम लोग सिक्किम होके आए, ठीक है, हम लोग सिक्किम होके आए, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ भाई, अगर तुम सिक्किम होके आ गए ना, तुम्हें लगेगा कि जिस इलाके में तुम रह रहे हो वो कितना ही बेकार है। समझ रहे हो, सिक्किम में इतना ज्यादा साफ सफाई, इतना साफ सुथरा, लोग इतने डिसिप्लिन, लोग इतने अच्छे, ईमानदार, शरीफ, तो वहां पे देख के मजा आ गया, ऐसा लगा कि हम इंडिया में है ही नहीं। समझ रहे हो बेटा आप? बिल्कुल। तो रोड्स को अच्छे से बनाना, जल निकास व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से करना, साफ सफाई यानी सैनिटेशन वगैरह अच्छे से करना, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा सिक्योरिटी अच्छा करना, भाई शहर में कोई कांड वांड ना हो, क्राइम वगैरह ना हो, तो सुरक्षा अच्छी होना। भाई हेरिटेज सिटी है, हेरिटेज सिटी, अब मान लो जयपुर है, जयपुर में इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, अगर किसी भी टूरिस्ट के साथ कोई गलत काम हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यटन को, हमारे टूरिज्म को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? पहुंचाएगा, क्योंकि कल को वो जाके फीडबैक देगा या देगी कि भाई देखो हमारे साथ इंडिया में, यहाँ इस सिटी में ऐसा होता है, उस सिटी में मत जाना, वहां के तो लोग ही बेकार है, हो गया नुकसान। समझ रहे हो मेरी बात? तो सुरक्षा भी जरूरी है, साफ सफाई भी जरूरी है, जल निकास व्यवस्था भी जरूरी है, रोड्स वगैरह सब जरूरी है, यानी
शहर की विरासत को संभालना है और अगर विरासत थोड़ी खराब हो रखी तो उसे सुधारना है, और ये सारी चीजें तो वहां पर होनी ही चाहिए। तो 2015 में लॉन्च हुई थी नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द युवा श्री स्कीम इन 2019? निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने 2019 में युवा श्री योजना का उद्घाटन किया? अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी। सभी लोग बताएंगे बेटा। बिल्कुल 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 जितेंद्र, सबकी पीडीएफ मिलती है बेटा टेलीग्राम चैनल पर। हाँ, इसका जवाब दो। ये जो तुम्हारे पास सवाल आया है इसका जवाब दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस सिंपल है, बहुत बढ़िया। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है, वेस्ट बंगाल की सीएम ने 2019 में, वेस्ट बंगाल की सीएम ने, वेस्ट बंगाल की वेस्ट बंगाल की सीएम ने 2019 में 2019 में यह स्कीम लॉन्च की थी। ममता बनर्जी ने कब लॉन्च की बच्चों ये स्कीम? 2019 में, ठीक है, स्कीम लॉन्च की, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की सीएम ने 2019 में ये स्कीम लॉन्च की। और अब ध्यान से देखें सभी लोग, इस स्कीम में है क्या कि यूथ को, यानी जो जवान लोग हैं, जो हमारे राज्य में पश्चिम बंगाल में जो जवान लोग हैं, यूथ को बिजनेस ओपन करने के लिए, अपना काम धंधा शुरू करने के लिए, बिजनेस ओपन करने के लिए, बिजनेस ओपन करने के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प देना। तो कितनी बढ़िया स्कीम है कि कोई अगर युवा बच्चा, कोई युवा इंसान अगर अपना कोई रोजगार मिल नहीं रहा है, कोई बिजनेस खोलना चाहता है, तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है ना, वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पिंग हिम कि भैया ये लो फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दे सकती है सरकार? फाइनेंशियल असिस्टेंस ऐसे दे सकती है सरकार कि उसे बिल्कुल ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दे, या फिर विदाउट इंटरेस्ट रेट लोन दे दे कि भाई इतने साल बाद हमें दे देना वापस। तो अगर इस तरह की फाइनेंशियल हेल्प हो रही है तो मतलब बिजनेस ओपन करने में क्या बुराई है? ठीक है बेटा। तो यूथ को बिजनेस ओपन करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, यानी उनकी वित्तीय सहायता कर देना, ठीक है। तो ये ममता बनर्जी ने किया है युवा श्री स्कीम के तहत 2019 में। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा। क्लियर है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ये स्कीम हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। अ स्पेशल बैंक अकाउंट मेंट फॉर द गर्ल चाइल्ड एंड लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इज नोन एज। बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया एक विशेष बैंक खाता किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया है और हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। बताओ बेटा, सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, सुकन्या समृद्धि, सुकन्या समृद्धि, वेरी गुड, सुकन्या समृद्धि। मैंने आप लोगों को बताया था कि मोदी जी ने, खुद प्राइम मिनिस्टर ने, है ना बेटा, प्राइम मिनिस्टर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो कैंपेन है 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी 2015 2015 में लॉन्च किया था हरियाणा के पानीपत में, ठीक है। मैंने तुम्हें यह भी बताया था। तो 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया पीएम ने। किसने लॉन्च किया बच्चों? पीएम ने लॉन्च किया। तो ये देखो 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया पीएम ने पानीपत में, हरियाणा में। कौन सी जगह है? पानीपत। तो वहां पर इन्होंने ये लॉन्च किया कैंपेन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी एक तो जो छोटी बच्ची हैं उन्हें मारो मत, इससे आपके स्टेट का जो सेक्स रेशियो है वो गड़बड़ा रहा है। आपके लड़कों को, हरियाणा के लड़कों को कल को लड़कियां नहीं मिलेंगी शादी करने के लिए, आपको अदर स्टेट से करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो आप अपने ही स्टेट में जो सेक्स रेशियो है, जो लिंग अनुपात है, उसे बैलेंस करके चलो। एक तो ये इनका पर्पस था कि बेटी बचाओ इससे,
और दूसरा, जब बेटी बचा रहे हो तो उसे अच्छे से पढ़ाओ, ताकि कल को वो आपके ऊपर बोझ ना बने। और बेटी जब पढ़ेगी लिखेगी और अपने पैरों पे खड़ी होगी, तो कल को जिस भी घर में वो जाएगी, जिस भी दूसरे घर में जाएगी शादी के बाद, तो वहां पर भी कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ को जी सकती है। मैं आप सभी को ये चीज बताना चाहता हूँ बेटा, देखो आप में से कई सारी मेरी छोटी बहनें हैं, ठीक है। तो बेटा आज के टाइम में अगर आप चाहते हो कि आपको उस तरह का जीवन मिले जिस तरह का लड़कों को मिलता है, या उस तरह की फ्रीडम मिले जिस तरह से आप जीना चाहते हो, और फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी ऊट पटांग, फ्रीडम का मतलब ये कि जैसे आप लाइफ जीना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपको लाइफ जीने में खुशी मिलती है, उस तरह का आप काम कर सको, किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े आपको, कि जैसे आज पिताजी से पूछना पड़ रहा है, चलो पिताजी तो अलग ही लेवल है उनका तो अपने उसमें, पर जैसे कल को ऐसा हो कि पता नहीं कैसा घर मिल जाए, है ना, अगला कैसा परिवार मिल जाए, तो आप अपने पैरों पे अगर खड़े रहोगे तो कॉन्फिडेंटली उनको जवाब दे पाओगे अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो, ठीक है। या फिर आप कॉन्फिडेंटली अपने पैरों पे तो खड़े हुए हो, तो आपको चिंता नहीं होगी खुद की कि यार मेरी तो नौकरी भी नहीं लगी, अब तो इन्हीं के साथ रहना है, ये जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, वरना मेरा खर्चा कैसे चलेगा। ये सारे झंझट तभी तक हैं जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी। नौकरी लगो, बढ़िया पढ़ाई करो, और एकदम ठप्पे के साथ रहो, साला ऐसी की तैसी दुनियादारी की, ठीक है। बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिल्कुल भी बोझ नहीं बनना, किसी साला अगले को मौका नहीं देना है कि अरे तुम्हें तो मैं खिला रहा हूं, तुम्हें तो मैं कमा के खिला रहा हूं, तुम तो करती ही क्या हो, घर के काम करती है, ये सब नहीं होने देना है, ठीक है। हाँ, पढ़ाई लिखाई करके एकदम जबरदस्त नौकरी लग के साला बराबरी का राइट रखो अपना, अपने फैसलों में भी एकदम कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और ये तभी दिखता है जब आपके पास नौकरी होती है, क्योंकि हमारी तो सोसाइटी जो है, समाज जो है, वो घटिया है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, शुरू से ही महिलाओं को सप्रेस करते आए हैं। अब थोड़ा थोड़ा चीजें सही होने लगी हैं हमारे मम्मी पापा की जनरेशन से, अब तो हमारे पापा वगैरह दबके रहते हैं मम्मियों से, वैसे ही तुमको रहना है सही एकदम सेट होके। चलो देखो इधर पे, तो यहां पे मैं बोल रहा था कि सुकन्या समृद्धि, हाँ, तो मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम लॉन्च की, ये कैंपेन लॉन्च किया, और इसी कैंपेन में उन्होंने बोला कि यार जो पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको अपनी बेटी जो है उनको लगता है कि यार बेटियों का खर्चा बहुत है, तो भाई ऐसा करो, एक खाता खुलवा लो, एक बैंक खाता उनके नाम पे, बच्चियों के नाम पे, सुकन्या समृद्धि। और इस सुकन्या समृद्धि खाते में क्या है, उनके नाम का कुछ अमाउंट डालते रहो, कि कल को जब वो बड़ी होगी, जब उसके एजुकेशन के थोड़े ज्यादा खर्चे होंगे, या कल को उसकी शादी करनी होगी तब खर्चे होंगे, तो आप ऐसा करो, तब के लिए पैसा बचाओ, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि जो बैंक खाता है, वो ऐसी बच्चियों की शिक्षा और उनके जो भविष्य के जो खर्चे हैं शादी विवाह के, उन सब के लिए पेरेंट्स को एक बढ़िया प्लानिंग के तौर पर दिया जाता है कि आप इस खाते में बच्चियों के लिए बढ़िया स्कीम के तौर पे आप पैसा जमा करो, ठीक है भाई। अंशिका बोल रही कि सर बस लास्ट क्वेश्चन, यूट्यूब पे ओनली एमसीक्यू ही करने हैं, थ्योरी तो यही करनी है ना? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, थ्योरी यहीं पे हो रही है, एमसीक्यू वहां पे कर लो, और जब यहाँ सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर यहाँ प्रैक्टिस और कर लिए, ठीक है। जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे एग्जाम से पहले, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मेरी ब्लेसिंग सभी के साथ है, लौंडों के साथ भी है और लौंडियाओं के साथ भी है। बस अपनी पढ़ाई मेहनत करो अच्छे से, नौकरी लगो, और साला किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। चलो चलो बेटा ध्यान से देखो, तो ये सुकन्या समृद्धि बैंक खाता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत मोदी जी ने सजेस्ट किया ऐसे पेरेंट्स को जिनको लगता है कि बच्चियों पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो बोला बोला खोल लो फिर सुकन्या समृद्धि खाता, इसमें बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, और बच्चियों के लिए जो पैसा है वो इकट्ठा हो जाएगा। सही बात है ना भाई? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सुकन्या समृद्धि खाता है, ये याद रखना, बच्चियों की या बालिकाओं की शिक्षा यानी एजुकेशन, प्लस उनकी शादी वगैरह के खर्चों को मैनेज करने के लिए। तो सुकन्या समृद्धि खाता बालिकाओं की शिक्षा व उनकी शादी वगैरह खर्चों को मैनेज करने के लिए, तो ये पेरेंट्स ये काम कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
विच स्टेट लॉन्च्ड 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो स्कीम? बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना शुरू की है? 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो स्कीम, बताओ सभी लोग, बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। हाँ बताओ बताओ सभी लोग। बिल्कुल, देखो ये किया है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। तो हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा ने अपने स्टेट में, हरियाणा ने अपने स्टेट में जितनी भी पंचायत से, अपने स्टेट में पंचायतों को, पंचायतों को रैंकिंग देना शुरू किया है, रैंक देना शुरू किया है कि कौन सी पंचायत बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो अपने स्टेट में पंचायतों को रैंक देना शुरू किया गया है, रैंक देना शुरू किया है हरियाणा ने। और ये रैंक कैसी दी है? जैसे 7 स्टार है, 7 स्टार रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। तो जैसे मान लो कोई पंचायत है, कोई पंचायत है, जैसे 1 साल उसने काम किया, जैसे 1 साल उस पंचायत ने काम किया, तो उसको टाइटल दे दिया कि ये तो ग्रीन स्टार है। ग्रीन स्टार का मतलब ये हुआ कि उस पंचायत ने अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने गांव के एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा काम किया है। मान लो कोई ग्राम पंचायत को डिक्लेयर कर दिया ये तो पिंक स्टार है, गुलाबी सितारा, ये तो पिंक स्टार है। तो पिंक स्टार का मतलब है कि वहां पर सेक्स रेशियो को लेकर अच्छा काम हुआ है, बच्चियों को पैदा होने दिया गया, बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। कहीं पे मान लो किसी 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 पंचायत को व्हाइट स्टार मिलता है, सफेद स्टार, व्हाइट स्टार, व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर का मतलब यहाँ पे साफ सफाई ज्यादा है। तो इस तरीके से कलर से कई सारे फीचर्स को यहाँ पर दिखाया गया और उस हिसाब से वो कलर वाला जो टैग है वो उस पंचायत को दिया जा रहा है, रैंक दिया जा रहा है। तो अपने स्टेट में हरियाणा ने पंचायतों को रैंक देना शुरू किया है रेनबो के कलर्स के हिसाब से, रेनबो के कलर्स के हिसाब से, रेनबो के कलर्स के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पंचायत को अगर पिंक स्टार मिलता है, किसी पंचायत को अगर पिंक स्टार मिलता है, ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, पिंक ही लिख देते हैं ना, पिंक कलर से ही। अगर किसी पंचायत को पिंक स्टार मिलता है मतलब सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात उस पंचायत ने, उस गांव की पंचायत ने इंप्रूव किया है, सेक्स रेशियो बढ़ाया है वहां पर। ठीक है, तो पिंक स्टार। अगर अगर कोई पंचायत ऐसी है जिसे बोला जाता है व्हाइट स्टार, व्हाइट स्टार, है ना, व्हाइट स्टार, तो व्हाइट स्टार मतलब वहां पर साफ सफाई बहुत बढ़िया है, वहां पर साफ सफाई बहुत ज्यादा है, उस पंचायत में, गांवों में साफ सफाई ज्यादा है। ठीक है, साफ सफाई इंप्रूव हुई है। और अगर कहीं पे ऐसा होता है कि ग्रीन स्टार, है ना, ग्रीन स्टार, तो मतलब वहां पर एनवायरमेंट को, पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया जा रहा है ना, उस पंचायत में, उस पंचायत में पर्यावरण को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। पंचायत पिंक ग्रीन स्टार का मतलब है पर्यावरण को प्रोटेक्शन मिल रहा है, पर्यावरण को प्रोटेक्शन ज्यादा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से रेनबो स्कीम का मतलब यह है कि पंचायतों को कलर्स के हिसाब से रैंक देना कि भाई तुम पिंक स्टार हो, ये पंचायत ग्रीन स्टार है, व्हाइट स्टार है। तो इस तरीके से कुछ जो स्टार्स जो हैं ये बड़े फेमस हुए, उसके नाम पर मैंने आपको बताया ये हरियाणा में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हरियाणा में। तो इस तरीके से हमारा आज का कंटेंट होता है पूरा। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड कीजिए बेटा, सभी लोग, यस और नो, क्लियर है कि नहीं? सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, ठीक है। हाँ, यस और नो में जवाब दे दो और फिर क्लास ओवर करते हैं और पॉलिटी की क्लास में आ जाओ फटाफट तुरंत ही, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटी की क्लास में इन्फॉर्म कर देता हूँ मैं, है ना, वो बच्चे वेट कर रहे होंगे। एकदम से शेड्यूल करना ठीक नहीं है क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डाउन होती जा रही है। ये तो सेशन निकाल दिया मैंने किसी तरीके से। मैं कल एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की। आज दवाई वगैरह ले लूंगा, मेडिकेशन कर लेंगे। चलो मिलो, पॉलिटी की क्लास में मिलो, सबको बता देता हूँ, वहां पे इन्फॉर्म कर देता हूँ, है ना। चलो, हाँ, गायब हो जाओ भाई सब लोग। हाँ।